अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे डिस्ट्रोफिनोपैथीज़ के बारे में। इसमें दो मेन टाइप आ जाते हैं, एक है डुशेन और दूसरी है बेकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी। ये दोनों मोस्ट कॉमन मस्कुलर डिस्ट्रोफी से जो कि एक्स लिंक्ड होती हैं। एक्स लिंक का मतलब है अगर एक्स क्रोमोसोम पर लोकेटेड जीन में म्यूटेशन आ जाए और उसकी वजह से किसी दूसरी ऑर्गन या फिर किसी दूसरी प्रोटीन कह लें, उसके फंक्शन और उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आ जाए, डिस्ट्रप्शन आ जाए, उसकी वजह से कोई डिजीज़ काज हो, तो उसको हम एक्स लिंक्ड बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मोस्टली जो एक्स क्रोमोसोम है उस एक्स क्रोमोसोम के ऊपर डिस्ट्रोफिन जीन लोकेटेड होती है, जो कि आगे जाकर एक डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनाती है जो हेल्प करती है मसल्स में। लेकिन इसमें क्या होता है, एक्स लिंक पर लोकेटेड जीन डिस्ट्रोफिन में म्यूटेशन आ जाती है, जिसकी वजह से डिस्ट्रोफिन प्रोटीन के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन में डिस्ट्रप्शन आ जाती है। सो एज अ रिजल्ट दिस डिजीज आर रेफर टू एज डिस्ट्रोफिनोपैथीज। ओके, सो डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी और बीकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी है, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिजीज इन दिस ग्रुप। उसके अलावा डीएमडी बोले तो डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी का जो इंसिडेंस है वो 3500 लाइव मेल में एक जो है ना वो हो सकता है, उसमें ये डिजीज़ हो सकती है। उसके अलावा ये फॉलो करता है इनवेरेबल फीटल कोर्सेज। इनका जो बेसिक काज है वो इनकी जीन में म्यूटेशन आ जाती है, जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से ये कंडीशन अगर होती है। अब किस तरह से होती है, तो मोस्टली ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव जेनेटिक डिफेक्ट है, जो कि मोस्टली सन में होता है। गर्ल्स में हो सकती है लेकिन वो शो नहीं होती, उनके सिम्टम्स शो नहीं होते, लेकिन ये ज़्यादा किसको अफेक्ट करती है, वॉइस को अफेक्ट करती है। और वो किस तरह से करती है, ओनली वॉइस को ही क्यों करती है, गर्ल्स को क्यों नहीं कर सकती, वो भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम इस वर्ड का मस्कुलर डिस्ट्रोफी का मतलब समझे कि ये क्या होता है। बेसिकली मस्कुलर डिस्ट्रोफी, डिस का मतलब है बेड और ट्रॉफी का मतलब है नरिश, यानी बेड नरिश द मस्कुलर सिस्टम, जिसका मतलब है मसल वीकनेस। ओके, इसको हम सिंपली मस्कुलर डिस्ट्रोफी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बेसिकली इसमें जेनेटिक म्यूटेशन आ जाती है। किस में आ जाती है, डिस्ट्रोफिन जीन में म्यूटेशन आ जाती है, जो कि एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, उसके अलावा अगर जेनेटिक जीन में डिस्ट्रोफिन गायब हो जाए, फॉर एग्जाम्पल देयर इज नो डिस्ट्रोफिन, तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे। और अगर डिस्ट्रोफिन की शेप मिस हैपन हो जाए, तो वो कौन सी कंडीशन हो सकती है। तो पहले वाली जो कंडीशन है जिसमें डिस्ट्रोफिन ही नहीं है, उसमें क्या होता है, डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। अगर डिस्ट्रोफिन जीन प्रेजेंट ही नहीं है तो उसकी वजह से डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो जाती है, जो कि वेरी सीवियर है एज कम्पेयर टू बेकर। बेकर भी इसकी जैसी सेम ही होती है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा सिवियर होती है और जिसके सिम्टम्स जल्द से जल्द इंक्रीज होते हैं, वो डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी होती है। तो मिस हैपन डिस्ट्रोफिन जीन कौन सी कंडीशन काज करती है, बेकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी। और इनको ही हम सिंपली डिस्ट्रोफिनोपैथीज बोलते हैं, जो कि ग्रुप ऑफ डिसऑर्डर है। उसके बाद वाई दिस इज अकर इन ओनली मेल, सो डुशेन बेकर ये दोनों एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिफेक्ट है। ओके, इसके अलावा ये मोर कॉमन होती है मेन में। ठीक है, क्यों होती है, अब हम देखें तो मेन में कौन से क्रोमोसोम होते हैं, एक्स एंड वाई। सपोज दिस इज एक्स क्रोमोसोम एंड दिस इज वाई क्रोमोसोम। अब जो जेनेटिक प्रॉब्लम है, जो जेनेटिक म्यूटेशन हो रही है, वो कौन से क्रोमोसोम पर हो रही है, एक्स क्रोमोसोम पर हो रही है। और एक्स क्रोमोसोम मोस्टली कहाँ से आता है, मेल फीमेल से आता है, और वाई क्रोमोसोम मेल से आता है, तब जाकर वो एक बेबी बॉय बनता है। अगर मेल से भी एक्स आए और फीमेल से भी एक्स आए, तब तो वो बेबी गर्ल बन जाती है। लेकिन अगर मेल से वाई आ रहा है और फीमेल से एक्स क्रोमोसोम आ रहा है, जो कि जिसमें क्या है, म्यूटेशन हो रखी है, क्योंकि जो जीन प्रेजेंट होती है वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होती है, और जो डिफेक्टिव क्रोमोसोम है वो भी कौन सा क्रोमोसोम हुआ, एक्स क्रोमोसोम। तो इस केस में जो डिफेक्टिव जीन है वो कहाँ पर प्रेजेंट हुई, एक्स क्रोमोसोम पर, और इसके पास दूसरा एक्स क्रोमोसोम नहीं है जो इसका काम करे। इसीलिए इसमें मोर कॉमन होती है कौन सी, डुशेन और बेकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी, दोनों के दोनों मेल में ज़्यादा दिखने को मिलती है।
क्योंकि इनके पास सेकंड एक्स क्रोमोसोम नहीं होता जो इनकी डिफेक्टिव जीन को कंपनसेट करे। अब इसके वर्सेस में अगर हम फीमेल की बात करें तो फीमेल को हम कैरियर बोल सकते हैं, उसमें हमें सिम्टम्स शो नहीं होगी, लेकिन फीमेल्स आर कैरियर, उसमें डिजीज़ है, वो दूसरों को फैला भी सकती है, स्प्रेड भी कर सकती है अपनी बेबीज़ में। अगर उसकी बेबीज़ जो है वो प्रोड्यूस कर रही है फीमेल, तो उसके बेबीज़ में जो बॉय होंगे, बेबी बॉय होंगे, उसमें ये डिजीज़ देखने को मिलेगी। बाकी जो इसकी बेबी गर्ल्स पैदा होंगी वो कैरियर कहलाएंगी। ठीक है, कैरियर का मतलब है उसमें ये डिजीज़ प्रेजेंट है लेकिन शो नहीं हो रही, लेकिन ये दूसरों तक स्प्रेड कर सकती है। तो फीमेल्स में कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं? दोनों, सॉरी यहाँ पर वाई लिखा है, इसमें दोनों एक्स क्रोमोसोम होते हैं। ये भी क्रोमोसोम एक्स है और ये भी क्रोमोसोम एक्स है। अब फॉर सपोज एक्स जो एक एक्स क्रोमोसोम है वो डिफेक्टिव फंक्शनल है और दूसरा डिफेक्टिव है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दो एक्स क्रोमोसोम प्रेजेंट है, जिसकी वजह से जो दूसरा एक्स क्रोमोसोम है वो उस पर भी डिस्ट्रोफिन जीन प्रेजेंट है और वो अपना काम प्रॉपर कर सकता है। ठीक है, इसीलिए जो फीमेल्स होती हैं वो कैरियर होती हैं, उसमें सिम्टम्स शो नहीं हो सकते। बाकी जो फीमेल के क्रोमोसोम है उसमें दो एक्स होते हैं, यहाँ पर वाई मैंने गलती से लिख दिया, इसके लिए माजरत। तो यही इनका बेसिक कंसेप्ट था जिससे हमें ये पता चलता है कि वाई ओनली मेन आर अफेक्टेड विथ दीज मस्कुलर डिस्ट्रोफीज। उसके बाद वन बाय वन करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी या फिर डीएमडी बोलते हैं, तो यहाँ पर मैं सिंपली डीएमडी बोलूँगी क्योंकि बड़ा नेम है इसका। तो डीएमडी ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। इसमें क्या होता है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? ये प्रोग्रेसिव मसल वीकनेस और डीजनरेशन होती है। इसमें प्रोग्रेसिव मसल वीक होते जाते हैं और उनमें डीजनरेशन होती है। उसके अलावा मसल का मास लॉस हो जाता है, उनका फंक्शन लॉस हो जाता है। अब आप सपोज करें एक मसल में मास ही नहीं है एक पर्टिकुलर काम करने के लिए, तो किस तरह से वो फंक्शन करेगा? तो मसल में वीकनेस और डीजनरेशन होने की वजह से मसल का मास भी कम होगा और उसके अलावा उसका फंक्शन भी लॉस होगा। नंबर थर्ड क्या है, मसल फाइबर में नेक्रोसिस होगी, जो कि रिप्लेसमेंट हो जाती है विथ फैटी एंड फिब्रस टिश्यू। जो मसल फाइबर होते हैं वो नेक्रोसिस हो जाते हैं। नेक्रोसिस का मतलब है वो सेल्स डेड हो जाते हैं। जब वो डेड हो जाते हैं तो उनकी जगह कौन लेते हैं? फैटी और फिब्रस टिश्यू लेते हैं, जिसके बाद उस मसल का मास भी डिक्रीज हो जाता है और उसका फंक्शन भी डिक्रीज हो जाता है। इनका काज क्या है? म्यूटेशन इन डिस्ट्रोफिन जीन। अब उस डिस्ट्रोफिन जीन का नाम क्या है? XP21। एक्स का मतलब है कि वो एक्स क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है और उस जीन का नाम क्या है? P21। उसके अलावा इट इज़ इनहेरिटेंस है। ठीक है ना, इनहेरिटेंस का मतलब है ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव पैटर्न है। ठीक है, अगर आपके पेरेंट्स में ये जीन प्रेजेंट है तो आप में भी हो सकती है। तो ये इसके दो इम्पोर्टेंट जो मेन काज होते हैं वो ही। उसके बाद हम इसकी पैथोफिजियोलॉजी को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कुछ इवेंट्स देखते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजिकल। तो सबसे पहले इसमें डिस्ट्रोफिन जीन की डेफिशिएंसी है, जिसकी वजह से डिस्ट्रोफिन प्रोटीन यहाँ पर नहीं बन रही। सो डिस्ट्रोफिन डेफिशिएंसी। सेकंड, मसल सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाएगी बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ डिस्ट्रोफिन डेफिशिएंसी। ठीक है, डेफिशिएंसी हो गई है डिस्ट्रोफिन में। उसके अलावा मसल फाइबर में नेक्रोसिस होगी और उसके बाद इन्फ्लामेशन होगी, देन फिब्रोसिस और फैटी इन्फिल्ट्रेशन होगा। उसके बाद प्रोग्रेसिव मसल डीजनरेशन होगी। अब हम इसको एक डायग्राम से समझेंगे कि किस तरह से ये होती है। सो ये इसका डायग्राम है। सबसे पहले अगर आप नीचे देखें तो लिखा हुआ है इंट्रासेलुलर एक्टिन। ये एक फाइबर है, मसल की फाइबर है। इससे किसने कनेक्ट किया है? डिस्ट्रोफिन प्रोटीन ने किया है। ये एक नॉर्मल पर्सन का जो मसल है उसकी मेम्ब्रेन का इमेज है। ठीक है, इसमें इंट्रासेलुलर एक्टिन ने बाइंड किया है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन से, और वो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन मज़ीद जाकर किसके साथ बाइंड कर रही है? डिस्ट्रोफिन एसोसिएटेड प्रोटीन कम्प्लेक्स के साथ वो बाइंड कर रही है, जिसके बाद जो सार्कोलीमा है, सार्कोलीमा का मतलब होता है मेम्ब्रेन ऑफ मसल, वो स्टेबलाइज हो रही है। ठीक है, सबसे पहले इंट्रासेलुलर एक्टिन वो बाइंड कर रही है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन से, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बाइंड करेगी डिस्ट्रोफिन एसोसिएटेड प्रोटीन कम्प्लेक्स के साथ, और वो आगे जाके बाइंड करती है यानी कनेक्ट करती है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से, जिसके बाद
सार्कोलीमा स्टेबलाइज होती है। ये नॉर्मल कंडीशन है। एबनॉर्मल कंडीशन में क्या है, अगर यहाँ पर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, ये है डायग्राम। अब इस डायग्राम में इंट्रासेलुलर एक्टिन भी प्रेजेंट है और उसके अलावा डिस्ट्रोफिन एसोसिएटेड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स भी प्रेजेंट है, लेकिन बीच में डिस्ट्रोफिन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं है, वो गायब है। वो क्यों गायब है? क्योंकि इस प्रोटीन को बनाने वाली जीन ही गायब है। क्रोमोसोम नंबर एक्स पर जो प्रोटीन की जीन होती है, इस डिस्ट्रोफिन जीन, वो म्यूटेट हो गई है, उसके फंक्शन में चेंजेस आ गई है, जिसकी वजह से वो अपनी प्रोटीन नहीं बना पाई, जिसकी वजह से यहाँ पर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन एब्सेंट है। जब यहाँ पर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन एब्सेंट हो जाएगी तो उसके बाद इसकी मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगी। कौन सी मेम्ब्रेन? सार्कोलीमा मेम्ब्रेन डिस्टर्ब हो जाएगी, जिसके बाद जब वो डिस्टर्ब होगी बीच से ब्रेक हो जाएगी। ब्रेक होने के बाद जो बाहर वाली कैल्शियम है वो अंदर की तरफ उसका इन्फ्लक्स होगा, ठीक है, जिसके बाद जो केराटिन काइनेज प्रेजेंट है अंदर, वो बाहर जाएंगे। बाहर बोले तो एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर इंट्रास्टिशियल स्पेसिस में बाहर जाकर जमा हो जाएंगे, जिसके बाद वो ब्लड में फ्लोट करेंगे। तो इस तरह से सार्कोलीमा का जो इन्वायरमेंट है वो डिस्टर्ब हो जाता है और मसल आहिस्ता आहिस्ता करके, अब आपको पता है जब कैल्शियम अंदर आ जाए, बहुत ज़्यादा अमाउंट में कैल्शियम जब अंदर आती है तो वो नेक्रोसिस कराती है। नेक्रोसिस का मतलब होता है सेल डेथ हो जाता है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके जब ये प्रोसेस लंबे अरसे तक चलता रहेगा तो प्रोग्रेसिवली क्या होगा, मसल डैमेज होता जाएगा, उसमें नेक्रोसिस होगी। नेक्रोसिस होने के बाद फैटी और फिब्रस टिश्यू वहाँ पर आकर इन्फिल्ट्रेट होंगे या फिर उसको रिप्लेस करके वहाँ पर बैठ जाएंगे, जिसके बाद मसल का फंक्शन और उसका मास लॉस हो जाएगा, जिसको हम मस्कुलर डिस्ट्रोफी बोलते हैं। इसी की अगर हम थ्योरी पढ़ें तो सबसे पहले जेनेटिक म्यूटेशन होती है, डिस्ट्रोफिन जीन म्यूटेशन होती है, जिसकी वजह से एब्सेंस होती है या फिर डिफिशिएंसी होती है डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की। उसके बाद मसल सेल मेम्ब्रेन की इनस्टेबिलिटी होती है, जिसमें डिस्ट्रोफिन नॉर्मली स्टेबलाइज होती है मसल मेम्ब्रेन, और अगर वो डैमेज हो जाए, क्यों डैमेज होता है? बिकॉज वहाँ पर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होती, जिसके बाद मेम्ब्रेन बिकम फ्रेगमाइल एंड प्रोन टू डैमेज, वो डैमेज हो जाती है। जब वो डैमेज होती है तो मसल फाइबर नेक्रोसिस होती है। नेक्रोसिस क्यों होती है? बिकॉज ऑफ रिपीटेड मसल कॉन्ट्रैक्शन लीड टू फाइबर डैमेज, इन्फ्लामेशन एंड नेक्रोसिस। अब हमने ये भी पढ़ा है कि जिस एरिया में इंजरी हो वहाँ पर इन्फ्लामेशन होती है, और हमने ये भी पढ़ा कि जब वो मेम्ब्रेन ब्रेक हो रही है तो उसमें कैल्शियम की इन्फ्लक्स हो रही है, यानी बाहर वाली जो भी कैल्शियम है वो सेल के अंदर आ रही है, सार्कोलीमा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके मसल्स में आ रही हैं, जिसकी वजह से अंदर क्या हो रही है, नेक्रोसिस हो रही है। नेक्रोसिस की उसमें फिब्रोसिस होती है, फैटी इन्फिल्ट्रेशन होती है, जिसमें क्या होता है, जो डैमेज मसल फाइबर है वो रिप्लेस हो जाती है फिब्रस और फैटी टिश्यूज से। उसके बाद मसल की डीजनरेशन होती है। डीजनरेशन का मतलब है प्रोग्रेसिव मसल डीजनरेशन एंड लॉस ऑफ मसल मास अकर। तो ये इसकी पैथोफिजियोलॉजी थी, वेरी इजी थी। अब हम इसकी सिम्टम्स यानी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हमें देखने को मिलती है वो है वॉडलिंग गेट। वॉडलिंग गेट का मतलब है इसके जो काफ है वो इनलार्ज हो जाएंगे और वहाँ पर फैट और फिब्रोसिस की एक्युमुलेशन हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं सीडो हाइपरट्रोफी, ठीक है। उसके काफ जो हैं ऐसे बाहर उभरे हुए आपको मिलेंगे, जिसको आप क्या बोलते हैं, वॉडलिंग गेट बोलते हैं। उसके बाद दूसरी इसकी क्या है, गोवर साइन। गोवर साइन में जो बच्चा है वो अपनी आर्म्स को यूज़ करेगा स्टैंड अप होने के लिए, बिकॉज उसकी जो अपर लेग्स हैं वो वीक होंगी और उसकी हिप्स भी वीक होंगी, जिसके बाद वो अपनी आर्म्स का सहारा लेकर घुटनों के ऊपर रखकर वो स्टैंड अप होता है। तो ये साइन भी आपको मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले पेशेंट में देखने को मिलेगी। ये दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है रिलेटेड टू मस्कुलर डिस्ट्रोफी। उसके बाद कुछ कॉमन इसकी सिम्टम्स हैं, जैसे कि सबसे पहले इसमें आ जाते हैं मसल वीकनेस, ठीक है। अगर मसल में वीकनेस होगी तो उसको फटीग होगा। उसके बाद सेकंड, डिलेड मोटर माइलस्टोन। जो मोटर माइलस्टोन है, यानी मोटर माइलस्टोन का मतलब है आपने सेंस तो किया है लेकिन उसके बाद जो आपका अफेक्ट है वो नहीं आप कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डिलेड मोटर माइलस्टोन। उसके बाद डिफ़िकल्टी इन वॉकिंग, रनिंग एंड क्लाइंबिंग स्टेयर्स।
देन मसल क्रैम्प्स और स्टिफनेस हो सकती है, और उसके अलावा रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। अब रेस्पिरेटरी एंड कार्डियक कॉम्प्लिकेशन क्यों हो सकती है? बिकॉज हमें पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम में रेस्पिरेशन करने के लिए, ब्रीथिंग करने के लिए हमें डायफ्राम मसल की नीड होती है। अब ये कंडीशन कौन सी है? इस कंडीशन में मसल्स की ब्रेकडाउन हो रही है। ब्रेकडाउन बोले तो उसमें डिजनरेशन हो रही है, जिसकी वजह से मसल का मास लॉस हो रहा है और उनका फंक्शन भी लॉस हो रहा है। तो जो डायफ्राम मसल है उसका भी फंक्शन और मास दोनों लॉस हो रहे हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर हम ब्रीथ नहीं कर पा रहे। अगर प्रॉपर ब्रीथ नहीं कर पाएंगे तो हम प्रॉपर ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर पाएंगे। अगर प्रॉपर ऑक्सीजन को इनहेल नहीं कर पाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाएगी, जिसके बाद में या फिर जिसके रिजल्ट में कार्डियक कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है, जैसे कि साइनोसिस। साइनोसिस में क्या होता है? ब्लूइश डिस्कलरेशन होती है, जिसमें ऑक्सीजन की कमी की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है बॉडी में, और बॉडी में ब्लू कलर के धब्बे दिखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले और उसके अलावा हार्ट को प्रॉपर ऑक्सीजन ना मिले तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन वगैरह या फिर ब्रेन में स्कीमिया वगैरह हो सकती हैं। तो ये कुछ इसकी सिम्टम्स थी। ये मज़ीद इनको डिफाइन किया हुआ है। डिक्रीज हार्ट फंक्शन एंड कार्डियोमायोपैथी हार्ट फेल्यूर काज करेगी, वीक डायफ्राम रेस्पिरेटरी फेल्यूर काज कराएगा, और लॉस ऑफ मसल मास, इन्फ्लामेशन और फिब्रस रिक्वायर्स व्हील चेयर। वो बंदा आपको व्हील चेयर पर देखने को मिलेगा। देन बेकर मस्कुलर डिस्ट्रोफी, ये भी सेम टू सेम है डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी जैसी। इसमें भी जेनेटिक डिसऑर्डर होता है जो कि डिस्ट्रोफिन जीन को अफेक्ट करता है। कौन सी जीन? XP21। ठीक है, सिमिलर टू डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, बट इसमें जो इनमें जो डिफरेंस है वो ये है कि इसमें माइल्डर और स्लोअर प्रोग्रेशन होती है, यानी आहिस्ता आहिस्ता मसल की डिजनरेशन होती है, उसमें आहिस्ता आहिस्ता नेक्रोसिस होती है। उसके अलावा दीज आर कास्ड बाय म्यूटेशन इन डिस्ट्रोफिन जीन रीडिंग टू रिड्यूस्ड और अल्टर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन प्रोडक्शन। इस उसमें क्या हो रहा था? डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफिन में डिस्ट्रोफिन जीन प्रेजेंट ही नहीं थी, लेकिन यहाँ पर डिस्ट्रोफिन जीन प्रेजेंट है, लेकिन उसकी शेप में मिसहैपन हो गई है, जिसकी वजह से थोड़े अमाउंट में डिस्ट्रोफिन जीन प्रेजेंट है, लेकिन वो थोड़े अमाउंट वाली जीन खराब है और वो प्रोटीन की प्रोडक्शन को भी खराब करेगी, जिसकी वजह से अल्टर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की प्रोडक्शन होती है, जो हमारे किसी भी काम के लिए नहीं होती। पैथोफिजियोलॉजी दोनों की सेम होती है, बस इसमें थोड़ी स्लो होती है, इसीलिए हम यहाँ पर मैं इसकी पैथोफिजियोलॉजी को डिफाइन नहीं करूँगी, बस इसकी सिम्टम्स को डिस्कस करूँगी, जो कि थोड़े बहुत डिफरेंट है, बाकी सेम टू सेम होते हैं। तो मसल वीकनेस और वास्टिंग का मतलब होता है मसल का लॉस हो जाना। प्राइमरली ये हिप्स, थाई और शोल्डर में दिखने को मिलता है। उसके अलावा मसल्स में क्रेम्स होते हैं, स्टिफनेस और फटीक, और उसके अलावा डिलेड मोटर माइलस्टोन। बट ये जो पीपल होते हैं ये इंडिपेंडेंटली वॉक कर सकते हैं। उसके अलावा प्रोग्रेसिव मसल डिजनरेशन बट स्लोअर देन डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। उसके अलावा कार्डियक इन्वॉल्वमेंट बट लेस सिवियर, इसमें भी कार्डियक इन्वॉल्वमेंट होती है लेकिन ये लेस सिवियर होती है देन DMD। और सेम टू सेम कार्डियक रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन भी होती है, बट दे आर लेस फ्रीक्वेंट देन DMD। उसके बाद किस तरह से आप इन कंडीशन को डायग्नोस कर सकते हैं? तो डायग्नोस में इनकी जो टेस्ट करवाएंगे तो उसमें आपको हाई क्राइटिन काइनेस मिलेगी, जिसे आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या हो रहा था, अंदर से जो काइनेस थी वो बाहर जा रही थी, उसका ईफ्लक्स हो रहा था। उसके अलावा DNA टेस्ट करेंगे या फिर वेस्टर्न ब्लॉट करेंगे तो उसमें आपको म्यूटेशन मिलेगी डिस्ट्रोफिन जीन में, और कुछ मसल बायोप्सी में आप स्ट्रेन करेंगे फॉर डिस्ट्रोफिन, और इलेक्ट्रोमायोग्राफी करेंगे, और कुछ इमेजिंग टेस्ट करवाएंगे जैसे कि MRI, CT स्कैन। उसके अलावा इसकी ट्रीटमेंट क्या हो सकती है? बेसिकली इसकी ट्रीटमेंट तो नहीं हो सकती, लेकिन आप उसको स्लो कर सकते हैं, जैसे कि ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड देकर इसकी जो डीजनरेशन होती है मसल्स की वो स्लो कर सकते हैं, लेकिन उसका बड़ी साइड इफ़ेक्ट भी होता है। साइड इफ़ेक्ट क्या हो सकता है? ग्लूकोकार्टिकोस्टेरॉइड्स का वेट गेन करवा सकते हैं। उसके अलावा फिजिकल थेरेपी और कंडीशनिंग कर सकते हैं, जिसके रिजल्ट में उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी, लेकिन आप इस कंडीशन को, इस डिजीज़ को रिवर्स नहीं कर सकते। So this was the whole concept about muscular dystrophy, their pathophysiology, their sign and symptoms, causes, diagnosis and treatment. उसके अलावा इनके बीच में जो मेन डिफरेंसेस है BMD एंड DMD में,
वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।